नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, बिल्कुल हाल फिलहाल की है। प्रदेश है मध्य प्रदेश, जिला है दतिया, थाना है धीरपुरा और गांव है इकौना। तारीख थी 14 अगस्त। 14 अगस्त को शाम को करीब 9 बजे के आसपास थाना धीरपुरा पर अंबिका दुबे और उनके परिवार के तमाम लोग एक गुमशुदगी का प्रार्थना पत्र लेकर पहुंचे। उसमें उन्होंने बताया कि मेरा बेटा आशुतोष दुबे, जो 12वीं कक्षा का छात्र है, वो दोपहर में घर से ये कह के निकला कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। माँ से उसने पूड़ी बनाने के लिए कहा था कि आज पूड़ी खाने का मन है। माँ ने पूड़ी बना दिया और उसके बाद 10 ही मिनट बाद वो बाहर ढूंढने के लिए निकली कि 10 मिनट के लिए कह के गया, कहाँ चला गया। तब से 1 बजे से अब तक हम लोग गांव, आसपास, नदी नाले सब हम लोगों ने तलाश कर लिए, लेकिन बेटे का कहीं पता नहीं चल रहा है। पुलिस ने फौरन गुमशुदगी दर्ज कर ली। नाम आशुतोष दुबे, उम्र 17 वर्ष, 12वीं का छात्र। पुलिस मौके पे गई, पूछताछ की, लोगों से पूछा। लोगों ने कहा साहब इस तरह का नहीं है कि वो घर से भाग जाएगा, पढ़ने लिखने वाला सीधा लड़का है और कहीं जाने का प्रश्न नहीं उठता। बहरहाल सभी संभावित जगहों पर देखा गया। घर वालों से पुलिस वालों ने कहा सभी रिश्तेदारियों में देख लीजिए, हो सकता है आते जाते कोई रिश्तेदार से मुलाकात हो गई हो और उसके साथ वो उसके घर चला गया हो। बहरहाल अगले 2 दिनों तक पूरा घर उसकी तलाश में लगा रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 14 अगस्त को ये गुमशुदगी दर्ज हुई थी और उसी दिन 14 अगस्त की देर रात, तारीख उसमें 15 पड़ी हुई थी, गांव के ही सुरेश तिवारी के खेत के बगल की झाड़ियों में एक शव मिलने की सूचना मिली। लड़का 12 या 13 से गायब था। 14 को गुमशुदगी लिखी गई और 14 की रात में ही शव की सूचना मिली। पूरा गांव भाग कर गया और तुरंत पहचान हो गई, लड़का आशुतोष दुबे ही था। पुलिस को भी देखकर उसके शव को बड़ा अचंभा हुआ। उसके सीने पर गोली मारी गई थी और झाड़ियों में इस तरह से फेंका गया था कि नजर न पड़े। उधर से आने वाले, शाम को लौटने वाले चरवाहों की नजर पड़ी थी। गांव में आकर उन्होंने देर से बताया था और तब जाके पुलिस को सूचना मिली थी। भोर होते होते शव का पंचायतनामा करके और वास्ते पोस्टमार्टम उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भेज दिया गया। पुलिस के पास बातचीत से कोई बात पता नहीं लगी। पुलिस को 2-3 दिन गुमशुदा की तलाश में भी कोई बात पता नहीं लगी। अगले दिन जो दतिया जिले के डॉग स्क्वाड का स्नाइपर डॉग है, उसको लाया गया। शव जहां पड़ा हुआ था
वहाँ उसको स्मेल दी गई और वो सीधा वहाँ से चलता चलता गांव के ही हरिराम शर्मा के, जो दुबे जी के यानी अंबिका दुबे जिनका लड़का मारा गया था, उनके ठीक सामने यानी आगे पीछे का मकान था। सामने वाले मकान जिसमें श्री हरिराम शर्मा रहते थे, उनके घर के सामने आकर बार बार वो खड़ा हो जाए। 3 बार इस प्रोसेस को रिपीट किया गया, लेकिन डॉग स्क्वाड जब शव वाले स्थान से चलता था तो सीधे हरिराम शर्मा के घर पर पहुंच जाता था। हरिराम शर्मा के पूरे परिवार को थाने पर बुलाया गया। 5 लोग इनके परिवार में थे, सबको थाने पर बुलाया गया, एक एक से पूछा गया। 3 दिनों तक ये पूछताछ की गई। पुलिस ने हिकमत अमली यानी जो हिसाब से जो पूछताछ करने वाली बात होती है, इनसे उनकी बात, उनसे उनकी बात, उनसे उनकी बात का क्रॉस क्वेश्चन, उनसे उनकी बात का क्रॉस क्वेश्चन, लेकिन सारे लोग एक साथ एक राय होकर यही कहते थे, साहब हमें कुछ नहीं पता, उसका घर पीछे है, पीछे क्या हुआ, हमारा दरवाज़ा उधर खुलता नहीं है, ठीक पीछे उस घर से निकलकर बगल से वो रास्ता है, हम कैसे जान सकते हैं कि उसके साथ ये कब हुआ और कैसे हुआ। खैर पूछताछ के बाद 2-3 दिन पूछताछ के बाद उनको फिर से छोड़ा गया और ये हिदायत दी गई कि आप लोग बिना थाने को बताए हुए कहीं नहीं जाएंगे। पुलिस ने मृतक आशुतोष दुबे की सीडीआर खंगालनी शुरू की। सीडीआर में एक नंबर बार बार आ रहा था। हालांकि नॉर्मल कॉल वाले नंबर बहुत कम थे, लेकिन इंटरनेट एक्टिविटी ज़रूरत से ज़्यादा थी। बहरहाल पुलिस ने सोचा कि रात में भी कभी कभी कॉल हुई है, दिन में ज़्यादा कॉल हुई हैं, लिहाजा इस आदमी की पहचान की जाए। किसी दूसरे के नाम का सिम था, लेकिन पता करते करते ये पता लगा कि ये फ़ोन नंबर हरिराम शर्मा की बड़ी बेटी के पास है। पुलिस फौरन हरिराम शर्मा की बड़ी बेटी से पूछताछ, घर के भीतर ही महिला कांस्टेबल्स ने पूछताछ की। वो भी इधर उधर ही टहलाती रही, ये बात मानने को तैयार नहीं थी कि उसकी और मृतक आशुतोष दुबे की क्या बात होती थी, किस तरह की बात होती थी। बहरहाल पुलिस को हल्का हल्का समझ में आने लगा, इतनी बात का मतलब कुछ और नहीं है। दिक्कत ये थी कि हरिराम शर्मा की बड़ी बेटी की उम्र भी 17 वर्ष ही थी। मृतक और वो लड़की दोनों ही नाबालिग थे। पुलिस ने हरिराम शर्मा और उनके परिवार को फिर एक बार थाने पर बुलाया और थाने पर बुला के ये पूछा कि तुम्हारी लड़की मृतक से बात करती रही, तुम्हें नहीं पता कि क्या बात होती थी, क्या उसका घर आना जाना था। फिर वही क्रॉस क्वेश्चन शुरू हुए और फिर जब नहीं माने हरिराम शर्मा तो उनके साथ पुलिस ने वही रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम किया। उसके बाद वो जितने सुर होते हैं हर सुर में बताने लगे कि दरअसल हुआ क्या था। ये दोनों ही परिवार बराबर आर्थिक स्थिति के परिवार थे। हरिराम शर्मा पेशे से किसान थे, छोटा मोटा व्यापार भी करते थे और अंकित दुबे भी खेती किसानी करते थे, छोटा मोटा काम करते थे। उनका ये बड़ा बेटा था आशुतोष दुबे, जो 12वीं में पढ़ता था और पहले वो इंदरगढ़ में पढ़ा करता था।
इंदरगढ़ में किराए के मकान में एक कमरे में रह के 12वीं की पढ़ाई कर रहा था। 2 महीने पहले ही वह लौटा था। 12 अगस्त को वो अपने बाप के साथ खेतों पर काम करने गया था। दोपहर में करीब 12 बजे खेत में पानी की मोटर बंद करके दोनों घर वापस आए थे। नहाने के बाद वो मंदिर चला गया। मंदिर से वापस आकर उसने अपनी माँ से कहा कि आज मुझे पूड़ी खाने की इच्छा हो रही है, और माँ ने कहा ठीक है बैठो, अभी हम बना देते हैं। माँ ने उसके सामने ही पूड़ी बनाना शुरू किया। तभी मोबाइल पर कोई घंटी बजी थी। मोबाइल देखते ही वो फौरन उठ के खड़ा हुआ और माँ से कहा कि माँ 10 मिनट में आ रहा हूँ। माँ ने कहा भी कि बन गई है पूड़ी, खा के तब जा। बोले बस 10 मिनट में आ रहा हूँ, तुम तब तक बना के थोड़ा पूड़ी को ठंडा हो जाने दो। ये कह के निकला और फिर उसकी 15 अगस्त को 14/15 की रात में लाश ही मिली। हरिराम शर्मा, उनके बेटे से जब बातचीत हुई तो उन्होंने ये बताया कि ये इंदरगढ़ में पढ़ता था, सीधा साधा था, मेरे बेटे का दोस्त था। जब कभी पढ़ाई लिखाई वहाँ एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए आता था तो एक आध बार घर पर मिलने आता था, और ज़्यादातर टाइम मेरा लड़का ही उसके घर मिलने जाया करता था। लेकिन इधर बीच पता नहीं कैसे 2 महीने से वो पढ़ने नहीं गया, यहीं पर रहता था, और उसका आना जाना मेरे घर में कुछ ज़्यादा हो गया था। ये बात खटक रही थी। मैंने घर में बच्चों को भी, बेटे को भी ये बताया कि भाई इस तरह से इसका घर में आना, ज़्यादा आना ठीक नहीं है। तुम्हारा दोस्त है, तुम इसके यहाँ चले जाया करो, लेकिन न तुम घर पे बुलाओगे, न इससे अपने घर पे मिलोगे। बच्ची उनकी बड़ी थी, हमको लगता है यही सब ध्यान में रखकर उन्होंने ये बात कही होगी। घटना वाले दिन क्या हुआ कि बेटा और हरिराम शर्मा दोनों, मतलब बाप बेटा दोनों ही व्यापार के सिलसिले में किसी पैसे की वसूली के लिए या पैसा लेने के लिए किसी ने फ़ोन किया होगा, और ये उससे पैसा लेने के लिए घर से निकले। ये कह के गए कि बस 4-5 किलोमीटर दूर उस गांव में इनको जाना था जहां उन्हें पैसे मिलने की उम्मीद थी, या पैसा देने वाले ने फ़ोन करके बुलाया था कि चले आओ अपना पैसा ले जाओ। इन्होंने कहा बस जा रहे हैं 4-5 किलोमीटर, उससे पैसा लेकर हम लोग वापस आ जाएंगे। लड़की ने कैलकुलेट किया कि इनके आने में आधे घंटे से ज़्यादा ही वक्त लगेगा, कम नहीं लगेगा। इसी बीच में लड़की ने फ़ोन कर दिया आशुतोष को कि दोनों लोग नहीं हैं, आ जाओ। लड़का वहाँ गया, उनसे बात करता रहा, लेकिन बातचीत में उसे समय का ध्यान नहीं रहा। एक ही चारपाई पर बैठे दोनों बात कर रहे थे, तभी बाप और बेटा दोनों आ गए। आशुतोष और अपनी बड़ी बेटी को एक साथ नजदीक चारपाई पर बैठा देखकर हरिराम शर्मा आग बबूला हो गए। पहले अपनी बेटी पर नाराज हुए कि मैंने बताया था कि इसे घर नहीं बुलाना है, ये कैसे आ गया और इस तरह से कैसे बैठा हुआ है। उससे बातचीत करते समय ही इशारा किया अपने बेटे को कट्टा ले आने का। बेटे ने घर में लोडेड कट्टा रखा था, लाकर उसने बाप को दे दिया। लड़की बाप के कट्टे पर झपट्टा मारती, इसके पहले ही हरिराम शर्मा ने उसके सीने में गोली मार दी। अभिषेक दुबे के, वो वहीं गिर पड़ा। लड़की को उठाकर ये लोग भीतर एक कमरे में इन्होंने बंद कर दिया। पूरे कमरे में खून की जैसे नदियां बह गईं। अपने ही कपड़े फाड़ के उसके टुकड़े करके एंट्री और एग्जिट होल को प्लग इन किया कि खून ज़्यादा और बाहर न बहे। और 1 बजे से रात में 12 बजे तक
उसकी लाश को घर में ही छिपा कर रखा। फिर बाप बेटे दोनों ने रात में 12 साढ़े 12 बजे लाश को कंधे पर उठाया और उसे लेके पहुंच गए वो पास के खेत में, और वहाँ सुरेश तिवारी के खेत के बगल में उगी हुई बड़ी बड़ी झाड़ियों के बीच में उसे फेंक दिया। लौट के आए, सारा खून साफ करके बिल्कुल ठीक ठाक किया। अपने कपड़े सब जो खून में सन गए थे उनको साफ किया, नहाए धोए और सो गए। शाम के समय से ही अभिषेक दुबे के पिता और पूरे घर वाले, अंबिका दुबे और उनके घर वाले बेटे को ढूंढते हुए 3 बार उनके यहाँ आए भी कि आशुतोष तो नहीं आया था। इन लोगों ने साफ मना कर दिया कि नहीं आया था। उनकी स्वीकारोक्ति के बाद पुलिस ने हरिहर शर्मा के यहाँ से वो कट्टा बरामद किया, हरिराम शर्मा के यहाँ से, और उनके लड़के और हरिराम शर्मा को दोनों को जेल भेज दिया गया। अभी हाल में 24 अगस्त को, 3-4 दिन पहले, खून आलूद जो कपड़े बरामद हुए उनके ब्लड सैंपल्स, ज़मीन में जो उन्होंने खून साफ किए थे वहाँ के ब्लड सैंपल्स, कट्टा जिससे सटा के गोली मारी गई थी उसमें जो ब्लैकनिंग टैटूइंग आई थी उसमें गन पाउडर के सैंपल्स, ये सब इकट्ठा करके पर्याप्त सबूत इकट्ठा किए गए और इन दोनों को जेल भेज दिया गया। पुलिस को कड़ी वहाँ से मिलनी शुरू हुई जहाँ से डॉग स्क्वाड बार बार हरिराम शर्मा के घर के दरवाजे तक आता था। तब सर्विलांस की मदद से जो सीडीआर निकली उसमें ये पता लगा कि हरिराम शर्मा के घर इसलिए बार बार आता था कि मृतक की इनकी बेटी से बहुत लंबी लंबी बातें भी हुआ करती थी। इस स्नाइपर डॉग को जिसने पुलिस की इतनी मदद की उसको भी सलाम बनता है, और पुलिस वालों को कि बिल्कुल जिसमें न गांव वालों को पता, न लड़के के घर वालों को कुछ पता, किसी को कुछ पता नहीं था कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या इन दोनों के बीच में चल रहा है। और ऐसे में सही सही एक मर्डर मिस्ट्री को एक स्नाइपर डॉग ने और सर्विलांस के एक्सपर्ट एक सब इंस्पेक्टर ने खोल दिया, उसका अनावरण कर दिया। धीरापुर के थाना प्रभारी शशांक शुक्ला, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। थाने पर जो लोग जानना चाहते थे उन सबको पूरी बात बताई, कितने सबूत इकट्ठा हुए हैं उसमें ये भी बताया। तब जाके लोगों के मन की शंका दूर हुई। आज की घटना, 2 नाबालिग बच्चे, एक लड़का एक लड़की, आगे पीछे घर सटा हुआ, सजातीय, हम उम्र, और दोनों के पास मोबाइल। आगे पीछे यानी आसपास, यानी बिल्कुल सटा हुआ घर था, लेकिन किसी को भी कानों कान भनक नहीं लगी, क्योंकि पहले के ज़माने में भनक यूं भी लग जाती थी कि पीछा किया जाता था लड़कियों का। नौजवान लड़के गांव घर में सबको पता था कौन किसका पीछा करते हैं, और कोई तरीका नहीं था देखने का, बात करने का, रोकने का, टोकने का। पीछा करना, कमेंट पास करना, बात करने की कोशिश करना, रास्ते में चिट्ठी पत्री फेंक देना, स्कूल के रास्ते में छिप छिप कर देखना, मेले ठेले में
परिवार के साथ लड़के वाले भी लड़की वाले भी जाते हैं, वहाँ जाना, कोशिश करना कि एक ही दुकान पर जहाँ से वो सामान या खाने का सामान लिया जा रहा है वहीं पर जाकर खुद भी सामान या खाने का सामान खरीदना। ये ज़माना चला गया, ख़त्म हो गया। जो लोग इस फेज से गुज़रे होंगे, जिनकी उम्र 50 के आसपास होगी, 45 से 55-60 के वाले, उनको अपने ज़माने की अपनी बातें ज़रूर याद आएंगी अगर वो इसे सुन रहे होंगे। लेकिन वो ज़माना ही चला गया। चिट्ठी पत्री फेंकने का ज़माना तो दफन हो गया। रास्ते में छेड़ने का, या छेड़ना एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, अगर प्रेमी प्रेमिका हैं तो रास्ते में रोकना, बात करने की कोशिश करना, कि एक जगह खड़े होकर देखना, ये सब भी ज़माना चला गया। कोई ज़रूरत नहीं इसकी, क्योंकि मोबाइल देवता की पूरी कृपा बरस रही है। और ये जो मोबाइल देवता हैं, इनको फूल और प्रसाद इससे खुश नहीं होते हैं। इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है उनको। उन्हें बस नेट पैक का चढ़ावा मिलता रहे तो वो प्रसन्न होकर भरपूर आशीर्वाद देते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरा होने का वचन भी देते हैं। मनोकामनाएं समझ ही गए होंगे आप। चिट्ठी पत्री छुप के देखना, ठेले में मिलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सब कुछ मोबाइल देवता अपने मोबाइल में उपलब्ध करा देते हैं। देखिए, आशुतोष इंदरगढ़ में पढ़ता था, पर और लड़की घर में थी, मोबाइल इसके पास भी था। दिन भर बात करते थे, पूरा दिन मोबाइल में ही समय बीतता था। लेकिन लड़कियों को भी खाने बनाने का समय चाहिए, और घर वाले अगर आ गए हैं तो उनके सामने बात नहीं कर सकती। मतलब इस तरह की अड़चनें लड़की की तरफ से आती थीं, और तब आशुतोष कसमसाया करता था। और फाइनली उसने डिसाइड किया कि हम अब इतनी दूर नहीं रह सकते, हम वहीं चलेंगे। कम से कम आते जाते निकलते बैठते देख तो लेंगे आंखों से। मोबाइल से अब काम नहीं चल रहा है। छोड़कर पहुंच गया। कभी कभार वो शर्मा जी के घर जाने लगा अपने दोस्त से मिलने के बहाने। लेकिन वो ये भूल गया कि पहले की अपेक्षा उसका आना जाना बहुत ज़्यादा हो गया, और हरिराम शर्मा जी ने इस बात को नोटिस कर लिया। उन्होंने अपने बेटे और उस बेटी को भी बताया कि देखो, अब मुझे अच्छा नहीं लगता, ये बहुत ज़्यादा हमारे घर आ रहा है। बेटे को हिदायत दी कि तुम इसके घर पे जाके मिला करो, इसे आने के लिए यहाँ पर मना करो। फौरन शाम को आशुतोष को उस लड़की ने बता दिया कि देखो, तुम जब घर में पिताजी और भाई रहें तो कतई मत आना, भूल के मत आना। इन लोगों को कुछ शंका जरूर हो गई है, कुछ न कुछ बात जरूर इनके मन में आई है। इसीलिए उन्होंने भाई को भी मना किया है और मुझसे भी कहा है कि उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर आता भी है तो भाई से बात करेगा, तुम्हें बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। लड़की ने यह भी कहा कि जब कोई नहीं होगा तो मैं फ़ोन कर दूंगी, तब तुम आ जाना। और वही हुआ। जिस दिन वो दोनों वही व्यापार के सिलसिले में कहीं पैसा उनका जो उधार था वो लेने गए थे, उनके घर से निकलते ही लड़की ने फ़ोन किया कि पिताजी और भाई नहीं हैं, आ जाओ। और प्रेमालाप में इन दोनों को समय का पता ही नहीं लगा। वो अपना काम करके हरिराम शर्मा अपने बेटे के साथ घर वापस आ गए। दरवाज़ा खोलते ही एक ही खटिया पर उनकी बेटी और आशुतोष दुबे बैठे हुए दिखाई पड़े। आग बबूला हो गए हरिराम शर्मा। बेटी को डांटा और ये कहा कि जब मैंने मना किया था
तो ये यहाँ कहाँ से आ गया। बेटे को इशारा किया कि अब बर्दाश्त के बाहर हो गया। बेटा कट्टा ले आया और इसके पहले कि कोई रिएक्ट कर पाता उसके सीने पर गोली मार दी। अब जरा आप सोचिए कि ये समाज किधर जा रहा है। बच्चे किस दिशा को पकड़ लिए, किस दिशा में वो अपना रास्ता बना रहे हैं। समाज समय के साथ न तो चलने को तैयार है, न समय के साथ बदलने को तैयार है। जड़वत है वो अपनी जगह। पुरानी परंपराओं, रूढ़वादियों का नाता रिश्ता देकर वो अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं है। वही लकीर के फकीर, पुराने लोग, पुराना समाज आज भी है, वो लकीर का फकीर ही है। और बच्चे वो समय के साथ हवा से भी तेज गति से भाग रहे हैं, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। समय के बदलाव को उन्होंने पहचान लिया। तो दोनों विपरीत दिशाएं हो गई, दोनों अलग अलग धारा में बह रहे हैं। बच्चे बहुत आगे निकल गए हैं, समाज अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं है। दोनों पीढ़ियों में सामंजस्य नहीं रह गया है। न तो पुरानी पीढ़ी के समझाने का कोई असर नई पीढ़ी को है, और न नई पीढ़ी पुरानी जो उनकी मान्यताएं हैं उनको मानने को तैयार है। इसलिए सामंजस्य इन दो पीढ़ियों में बैठाना होगा। ना इतनी तेजी अच्छी है, ना समाज का ये स्थूलीकरण अच्छा है। और यही वजह है, यही अंतर्द्वंद है नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का, जो अलग अलग रास्ता होने की वजह से सबको परेशानी में डाल रहा है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।